एक हमारा दोस्त था स्वीडिश, हम लोग ये वॉल स्ट्रीट पे जाया करते थे। वो जर्मन जो उसका दोस्त था, वो उसको टाइटैनिक किसने डुबाया इसके बारे में कोई कहानी बता रहा था। किसने डुबाया? डुबाया ऐसी यही मतलब हु सैंग टाइटैनिक, ओ, हाउ इट सैंग दैट वी ऑल नो। ये पहला ऐसा स्कीम्ड ये पहला टेररिस्ट अटैक है दुनिया में हुआ। मैंने हमेशा एक स्टेटमेंट किया है गए 15 सालों से कि जो अरब और जू का झगड़ा है वो वॉल स्ट्रीट पे है, क्योंकि अरबों के पास लिक्विड कैश है बिकॉज ऑफ ऑयल, और इनके पूरे मनी मैनेजर जू है। इनका झगड़ा वॉल स्ट्रीट पे है, लेकिन ये झगड़े को सपोर्ट करने के लिए कोई तो डोरी कहीं स्ट्रिंग खींची जानी चाहिए, तो वो गाजा स्ट्रिप है। अच्छा, वॉर जो है ना वो बिजनेस प्लान है। वॉर इमोशनल नहीं होता है, वो लड़ाई इमोशनल जाता है। उसकी सोच बिजनेस वाली है। वॉर इज अ बिजनेस, नोबडी लूजेस। नमस्कार सज्जनों, कैसे हैं आप? तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आपके सपोर्ट से ही तो हमारा ये चैनल बढ़ेगा और हम अलग अलग बड़े आमों को इस चैनल पर ले आएंगे। तो चलिए मान कर चलते हैं कि आप कर रहे हैं। तो आज के बड़े आम हैं दीपक करंजीकर। दीपक एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। कई साल वो यूएसए में काम कर चुके हैं और वहीं पे रहते हुए 8 साल पहले उन्होंने एक रिसर्च शुरू किया। दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी उसके जड़ कहाँ हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ, ये घटनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर रिसर्च किया है उन्होंने। और इस पर उन्होंने 800 पन्नों का एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है घात सूत्र। इस पर बहुत चर्चा चल रही है देश में विदेश में। तो चलिए हम भी इसका भाग हो लेते हैं और दीपक जी से पूछते हैं और पता करते हैं कि ये घटनाओं की जड़ कहाँ है, ये किताब कहाँ से लिखी गई, क्यों लिखी गई, और 800 पन्नों का ये जो मैटर है, ये जो घटनाओं पे आधारित जो रिसर्च है, ये 800 पन्नों का क्यों है, इतना ऐसा क्या रिसर्च किया इन्होंने। तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। आज बड़ा आनंद हो रहा है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मुझे भी बड़ा आनंद है। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। आप थिएटर पर्सन हैं, राइटर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब ये सब तो जानते ही हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अलग मौके पर हम लोग मिले हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि आपने जो ये किया है, आपने जो कार्य किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट किया है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, इसका नाम है घात सूत्र। 800 पन्ने का ये नॉवेल है या रिसर्च है, आई वुड से, किताब है। और ये बहुत अभी क्या कहते हैं चर्चित हो रहा है और इसके कारण हम मिल रहे हैं। अच्छा, तो ये घात सूत्र, ये जो नाम है ना, ये कोई फिल्म का नाम लगता है, घात सूत्र। हाँ। है ना? क्या ये आप मतलब फिल्म से फैसिनेटेड हैं, आप इंटरनेशनल सिनेमा देखते हैं इसलिए ये इन्फ्लुएंस्ड है ये नाम, या क्या मतलब क्यों ये नाम है? ये सबसे पहले आपको नमस्कार। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो श्रुति पहले आती है फिर स्मृति आती है। तो सुनना चाहिए, सुनने से पहले कोई बोलना चाहिए। इसलिए जो बोलने सुनने वालों का काम है वो सबसे बुनियादी काम है। दिखाने और देखने वालों का काम सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। तो बड़ा अच्छा काम है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। घात सूत्र का मतलब ये जो नाम दिया है वो रंगनाथ पठारे जी ने दिया है, जो मराठी के बहुत बड़े राइटर हैं। लेकिन ये घात और सूत्र, ये दो शब्द मेरे दिल में थे। मतलब ये किताब में जो भी चीज़ें लिखी है 120 साल के ड्यूरेशन की, लास्ट सेंचुरी से इस सेंचुरी तक, टाइटैनिक से कोरोना तक, तो इन सब में एक सूत्र है। ये घटनाएं घटित नहीं है, ये किसने इस घटनाओं को जन्म दिया है सोच के। तो ये घटनाओं का एक सूत्र है। ये घटना क्यों हुई, उसके पीछे कोई थॉट है, उसके पीछे एक सोच है, और वो सोच के पीछे एक समान धागा है जो रन होता है पूरे बुक में। दैट इज वाई इट इज सूत्र। अब घात ये जो शब्द है, इसको मेरे को
अंग्रेजी में मुझे इसको कोई प्रतिशब्द नहीं मिला। वैसे भी मैं मानता हूँ अंग्रेजी बड़ी पुअर लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने काफ़ी अंग्रेजी काफ़ी पढ़ा है, इसलिए कहता हूँ जो बोली भाषा के शब्द है वो अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो बोली भाषा के शब्दों में उसके उच्चारण के साथ उसका अर्थ ध्वनित होता है। तो ये अंग्रेजी में ये नहीं है। हम कहे कितना लंबा ऐसे कहेंगे तो वो उच्चारण के साथ पता चलता है कोई लंबी चीज़ की बात हो रही है, लेकिन ये प्रमाण भाषा में नहीं आता। मैंने घात सूत्र का प्रतिशब्द ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश की, फिर मैंने एक दिन कहा कि नहीं, यही रखते अंग्रेजी में, चाहे काम सूत्र जैसा घात सूत्र हम कॉइन कर देंगे, फेमस हो जाएगा। यस, क्योंकि नहीं, ये है भी, लगता भी एपिक है, क्योंकि आपने इसके पहले भी काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन लगता है ये एक बड़ा, क्या कहते हैं, बड़ा इसको एक बड़ा वो किया है, स्पैन इसका बड़ा है, कैनवस बड़ा है। तो इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो पहले शुरू ये करेंगे कि आप तो एक किसी कॉरपोरेट में या किसी इकोनॉमिक उसमें सेक्टर में रहे हैं, तो आपने ट्रैवल भी बहुत किया है, तो बहुत सारे देशों में आपने ट्रैवल किया, शायद कितने, मतलब 71 देशों में गया, 71 कंट्रीज। सो व्हाई डिड यू ट्रैवल, मतलब ये आपका एक वो था? हुआ ऐसे कि जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें मैं मर्जर एक्विजिशंस देखता था। ओके, कंपनियों को एक्वायर करना, किसी के साथ मर्ज करना एक एक्टिविटी होती है बड़ी। हाँ, अमेरिका का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो मर्जर एक्विजिशन से ही बड़ा होता है। इंडिविजुअल कंपनी ग्रो होकर बड़ी नहीं होती, कई कंपनियां उसमें मर्ज होते जाती है, जैसे नदी की धारा में बारीक छोटे छोटे प्रवाह मिल जाते हैं, वैसे मिल जाता है और फिर वो कंपनियां बड़ी होती है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो उसमें काम करते करते जिन कंपनियों को हम एक्वायर करते थे उनके साथ बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए जाना मेरा काम था। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में एक स्टडी सर्कल को मैंने अप्लाई किया था एज अ वॉलंटियर। ओके, मुझे मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ मेरे क्वालिफिकेशन से, लेकिन इकोनॉमिक्स से मेरा बहुत ही ज़्यादा संबंध आया जब मैं ये अमेरिका में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया से। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, तब मैंने एक स्पैन देखा कि वॉल स्ट्रीट नाम की जो जगह है जहाँ पूरी दुनिया की कंपनियों के स्टॉक्स का खरीद, ये जो होता है, डील्स होते हैं, जो खरीदी क्रय विक्रय होता है, तो उसमें उस वॉल स्ट्रीट की जो मार्केट कैप है पूरे दिन की, वो उस जमाने जब पहुंचा था तो 100 ट्रिलियन के ऊपर थी। दैट वाज व्हिच ईयर? दैट वाज आई थिंक 97। ओह, जब हिंदुस्तान का जीडीपी भी 2 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन नहीं था। ओके, तो मुझे लगता था यहाँ पे तो कुछ संपत्ति निर्माण तो नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब अगर खेती करो या इंडस्ट्री में संपत्ति निर्माण होता है, खुद ये का तो सटोडिया का बाजार है, इसमें इतनी तो मुझे पता चला कि नहीं, यही सब सूत्र है जो देश पूरे दुनिया को ड्राइव कर रहा है। तो मैंने कहा कब से? तो पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 संस्थाएं तैयार की गई, एक थी वर्ल्ड बैंक, दूसरी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसको नाणे निधि कहते हैं। ये 2 संस्थाओं का गठन कुछ लोगों ने इसलिए किया ताकि पूरे देश की, दुनिया की पूरी संपत्ति और करेंसी अपने कब्जे में आ जाए। मैं ये दोनों संगठन को माफिया संगठन कहता हूँ, बहुत अधिकृत रीत्या, मेरे बुक में लिखा भी वैसे है। ओके, तो इनके चयन के बाद में पूरा जो इकोनॉमिक का जो कैनवस था वो पूरा बदल गया। ओह, और उस तब पता चला कि यहाँ पे सब ड्राइव होता है, ये खाली शेयर बाजार नहीं है दलाल स्ट्रीट जैसा आपने, यहाँ से पूरे दुनिया का कंट्रोल लोग मुट्ठी में रखना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट से? हाँ, वॉल स्ट्रीट से। Okay. तो वॉल स्ट्रीट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो सब दे आर ऑल पपेटियर्स ऑफ सम मैनिपुलेटर्स और सम काइंड ऑफ किंग पिन्स के वो पपेटियर है। तो वो जैसे सोचते हैं वैसे दुनिया हिलती है। लगता है ये सुनने में बड़ा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि फैंटेसी है, मुझे भी ऐसे ही लगा था जब कोई मुझे पता चलते गया, लेकिन बाद में ऐसे ध्यान में आया कि नहीं, ये फैक्ट है। ईरान में कुछ होता है, इराक में कुछ होता है, तो उसकी पहले पूरी प्लान वहाँ पे बनता है क्या करना चाहिए। हमको लगता है कोई वॉर छेड़ रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अब गाजा स्ट्रिप में रिसेंटली बहुत ये चल रहा है, पैलेस्टीन और इसराइल का। मैंने हमेशा एक स्टेटमेंट किया है गए 15 सालों से कि जो अरब और जू का झगड़ा है वो वॉल स्ट्रीट पे है। ओके, क्योंकि अरबों के पास लिक्विड कैश है बिकॉज ऑफ ऑयल,
और इनके पूरे मनी मैनेजर जू है। ओ, तो उनका जो मतलब आप सैद्धांतिक रूप से सुनिए, इनका झगड़ा वॉल स्ट्रीट पे है, लेकिन ये झगड़े को सपोर्ट करने के लिए कोई तो डोरी कहीं स्ट्रिंग खींची जानी चाहिए, तो वो गाजा स्ट्रिप है। जैसे भारत पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम है, कश्मीर है, तो इन्होंने ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट किए पूरी दुनिया में, जो वो खींचना शुरू करते हैं तो लगता है कि वो झगड़ा है, और उनको जो चाहिए वो उस स्ट्रिंग से वो बनवा लेते हैं। मतलब हमको सोर्स मालूम ही नहीं है। बिल्कुल मालूम नहीं है। और ये मतलब ये जो सोर्स जो आपने यहाँ लिखा है आपने, तो इस पे तो आएंगे। तो जैसे आपने कहा कि आप इतने 71 देशों में घूमे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक बहुत ही क्या कहते हैं एक पर्सपेक्टिव होगा अलग अलग ये घूमने के वजह से, या जो भी है ना, वो पर्सपेक्टिव भी आया होगा इसमें, है ना, जैसा आप यूएस में तो काम करते ही थे। तो आपने शुरू में इसमें जो लिखा है कि जो भी, जैसे आप कह भी रहे हैं कि जो भी घटता है वो यूएस से घटता है, या वॉल स्ट्रीट या उसके कोई मतलब सूत्रधार है जो ये इनको कठपुतलियां चलाते हैं। तो ये उगम कहाँ से हुआ? ये आपको कैसे किसने मजबूर किया कि आप ये लिखें और इसको नोंद करें? लिखने को तो मैंने खुद को मजबूर किया, लेकिन इसका ट्रिगर जो है उसका मैं एक कहानी कहता हूँ जो हुआ है। एक हमारा दोस्त था स्वीडिश, हम लोग ये वॉल स्ट्रीट पे जाया करते थे ये काम के लिए, मर्जर एक्विजिशंस के। तो 3 बजे वॉल स्ट्रीट बंद हो जाता है, फिर कुछ काम नहीं है। शाम को कहीं बैठे पब में बैठे, बस बैठे क्या करेंगे वहाँ न्यूयॉर्क में बैठ के। तो हम लोग बैठे थे, तो हमारी बात हुई थी कि आज शाम को मिलते हैं अंडरकवर पब, एक अंडरकवर न्यूयॉर्क में एक पब है। तो वो जैसे मैं पहुंचा वहाँ उसका एक दोस्त बैठा था, जर्मन दोस्त। तो मैंने कहा कि, तो बोला आई विल फिनिश विथ हिम देन वी विल टॉक। तो मैंने कहा ठीक है। वो जर्मन जो उसका दोस्त था, वो उसको टाइटैनिक किसने डुबाया इसके बारे में कोई कहानी बता रहा था। ओके, मतलब किसने टाइटैनिक को डुबाया, किसने डुबाया ऐसी यही मतलब हु सैंग टाइटैनिक, हाउ इट सैंग दैट वी ऑल नो, वो तो हमको पता है। पिक्चर एक आइस बस पे आके टकराई, बिखर गई, फिल्म भी है, लेकिन वो किसने किया है सब प्लान ऐसे। तो मैंने कहा ये अमेरिकन या जर्मन लोग है ना, इनको काफी गॉसिप का मतलब कुछ भी फेंकते रहते हैं, ऐसे मुझे लगा था। तो मैंने 4 बार उसको इंटरप्ट किया, बोला क्या बक रहे हो यार, मैं अभी टाइटैनिक मूवी देख के आया, मैं तो हिल गया था मूवी देख के। ऑफकोर्स उसकी रोज की जो स्टोरी है वो तो वो मूवी में नहीं है, वो पार्ट पे वो डाला हुआ है, जिसको नैरेटिव कहते हैं, वो नैरेटिव के लिए डाला हुआ है। लेकिन ये पता नहीं चलता है कि, तो वो बताता गया। फिर उसने मुझे एक टिश्यू पेपर वहाँ से उठाया, उसको ऐसे, वो ऐसे लिखते हैं लोग, तो ऐसे हाथ से उसने 3 बुक के किताब के नाम लिखे, मेरे को दे दिया, बोलते हैं पढ़ो, फिर तुम मेरे साथ बात करने को लायक माने जाओगे। और ये अमेरिकन आदमी था? नहीं, ये जर्मन था। अच्छा। तो मैंने वो कागज़ ले लिया, मैं बोला ठीक है यार। तो वो जाने के बाद मैंने उसको बोला ये जर्मन है, लेकिन ये अमेरिकन जैसे बात करता है, ये क्या गॉसिप, हर चीज़ में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी। वो कागज़ वैसे ही पड़ा रहा। फिर मैं ले गया, वो लैपटॉप के बैग में रख दिया। फिर मेरी वो असाइनमेंट भी ख़त्म हुई, फिर किसी और के लिए, और फिर दूसरी कंपनी के साथ मैं वहाँ पे आया न्यूयॉर्क में काम करने, यही वॉल स्ट्रीट पे मर्जर एक्विजिशंस का। तो जिस दिन 9/11 हुआ उस दिन मैं वहाँ था। 9/11 जिस दिन हुआ उस दिन हम वहाँ थे। अच्छा। मतलब जो हुआ ना पूरा, ट्विन टावर गिरे, मतलब मैं उसके बारे में बाद में डिटेल बताऊंगा। लेकिन वो इंसिडेंट्स कैसे, तो ये पहले तो जो इंसिडेंट्स हुआ, जो हमारी बात हुई उसको 2-2.5 साल हो गए थे, और वो हुआ तो आपने किताबें पढ़ना ये शुरू किया था तब तक? नहीं, कुछ नहीं, मैंने वो कागज रख दिया, मैं बोला ये कुछ भी गॉसिप कर रहा है, टाइम पास। अच्छा, छोड़ो। क्योंकि टाइटैनिक मूवी का भी असर होता है ना, हम लोग तो असर लेके घूमते हैं, हम खुद भी एक्टर है, तो ऐसा लगता है इम्पैक्ट है उसमें, कमाल। तो मैंने कहा कि छोड़ो। लेकिन जब वो हुआ उस वक्त हम लोग सबको बात कर रहे थे, कौन उस दिन अमेरिका के, खैर उसके डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन उस दिन मुझे फिर वो कागज की याद आई। ओके, कह रहे यार ये, क्योंकि जिस दिन ये हुआ उस दिन फ्राइडे को, ये ट्यूसडे को हुआ 9/11, फ्राइडे को न्यूयॉर्क के और सब अमेरिका के स्ट्रीट पे टी-शर्ट बेचने को था, उस पे ट्विन टावर की चित्र थे। ट्यूसडे हुआ तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इवनिंग को, थर्ड डे टी-शर्ट थे स्ट्रीट पे, जहाँ दोनों टावर में विमान घुसा हुआ है, और नीचे लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड। मतलब उन्होंने एक आपत्ति का प्रोडक्ट लाया था। अब कल लाल किले में कोई बम फोड़ेगा और कोई लाल किले के टी-शर्ट बेचेगा, तो वो आदमी जिंदा रहेगा क्या? राष्ट्र नाम, हाँ, इतना मर्चेंडाइजिंग। हाँ, तो मैंने कहा कि ये क्या सोच है, और लोग खरीद रहे हैं। खरीदने वाले जिनके कोई गुजरा है वो लेके रो भी रहा है टी-शर्ट को पकड़ के। ओह गॉड। तो ये
फिर ये इमोशन कैचिंग का मतलब इनकी कोई सोच नहीं है क्या? क्योंकि जब मैं 71 देशों में गया तो मैंने एक चीज़ पूरी दुनिया में देखी है कि बहुत जल्दी दुनिया, जिसको हम विकसित देश कहते हैं, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ना, वो सब में ह्यूमन रिसोर्स ये कमोडिटी बन चुका है। ओके, मतलब इट हैज़ बिकम अ कमोडिटी। इट इज़ नो मोर जीता जागता इंसान कुछ नहीं है। बट दैट इज मोर इन यूएस। मोर यूएस में ज़्यादा है, यूरोप में भी है। हाँ, और यूरोप में कुछ, हाँ अपने यहाँ अभी दिख रहा है, अपने यहाँ अभी शुरू हुई है। और ये हम नहीं समझेंगे तो वो, क्योंकि हमको 40 साल लगेंगे नहीं कॉपी करने को। ओके, हम ओवरनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े हमारे धागे कुछ और है जिसके बारे में कभी बात करेंगे। एक मेश डिफरेंट है, ओके, तो वो इतना धोखा नहीं अगर हम समझ पाए तो। लेकिन अभी उनको जो बैड इफेक्ट है वो उनके सामने आ रहे हैं, तो वो भी अभी बदल रहे हैं उनकी जीने के तरीके। वो मैंने देखा था। तो ये कमोडिटी करने का है ना। मेरा दुख भी कमोडिटी है, मेरा आनंद भी कमोडिटी है, मेरी ईर्ष्या भी कमोडिटी है, मेरी होड़ भी कमोडिटी है। वो सब कमोडिटी है, सब बिकता और सबका प्रोडक्ट मिलता है, सब बिकता है, सब बिकता है। सो ये इसके मेरे ख्याल से एक और भी किस्सा आप बता रहे थे कि एक कोई आपके दोस्त हैं जिस दिन ये हुआ 9/11। तो हम लोग कलीग थे, और वो मेरे साथ काम करते थे। तो जैसे ये सब हुआ, हमने सबको फ़ोन किए, लोग कोई इसमें है क्या, किसका फियांसे है क्या, कोई वाइफ है क्या, हस्बैंड, बच्चा, कौन कहाँ फंसे हैं, सब फंसे हमारे पास। अंदर काफ़ी लोग थे मेरे, तो हम पूछे। फिर हम निकले 1 बजे अराउंड। तो उसने कहा हम सबवे में जाके सैंडविच खाते हैं। मैंने कहा अच्छा बात है। वहाँ पे भी इंसान, आम आदमी सब जगह सेम है। वैसे जैसे मैं कमोडिटी कहता हूँ, वैसे उसकी कमोडिटी बनाते हैं लोग, लेकिन उसकी जो बुनियादी उसूल है वैसे ही है। रास्ते में लोग मुफ्त में हॉट डॉग वगैरह दे रहे थे, बेच नहीं रहा था कोई, क्योंकि बड़ा शौक का माहौल था। तो ये जो आदमी था, ये मेरा दोस्त था, तो वो बोला सबवे में चलते। तो मुझे कहा अच्छा हुआ उसके साथ बात करने को। इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज आई कैन नॉट आस्क इन अ मीटिंग कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है। ये तो बहुत ही मतलब गलत तरीके का सवाल होता। तो मैंने कहा इससे 1-on-1 बात कर पाऊंगा कि कैसे लगता है आपको। पर्ल हार्बर के बाद में अभी अटैक हुआ है अमेरिका पे, इतने सालों बाद, 5-6 दशकों के बाद। तो मैंने कहा अपने टाइम मिलेगा। लेकिन हम वहाँ गए, टेबल पे वो बैठा था, मैं बैठा था, सैंडविच हमने आधा फीट का वो सैंडविच लिया। वो खा रहा था, उसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना दुख था, ना कोई सोच थी। मैं देखता रहा, वो इतना शांत और इतना, जिसको कहते हैं ना, काम था। वो ऐसे एक्साइटेड नहीं था। अगर होता तो मैं इम्पल्स पकड़ के उसको सवाल करता, लेकिन उसने वो धागा दिया ही नहीं मेरे लिए पूछने को। वो बैठा रहा लाइक अ पोकर फेस। खाना खाया, निकले हम। कार अलग अलग जगह पार्क थी, तो मैंने कार पे गया, तो उसने मुझे हाथ किया कि 1 मिनट में आता हूँ। कार लेके आया। मैंने बोला क्या? बोलता है कितने पैसे है तुम्हारे पास? मैंने कहा होंगे। बोलता है $100,000 होंगे सेविंग में। मैंने बोला हो सकते हैं। मैंने बोला क्या? नहीं। बोलता है। तो मुझे लगा कोई मदद का, मतलब कोई फंड बना रहा है कि इसमें लोगों को मदद करेंगे। तो मैंने कहा क्या प्लान है? बोलता है नहीं, अभी मैं घर जाता हूँ तो किस दोस्तों को फ़ोन करता हूँ 4-5, बाय 3 और 4 PM, फिर शाम को हम एक बार फ़ोन पे बात करते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे $1 मिलियन हम इकट्ठा करते हैं, 1-1.5 मिलियन, और फिर जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर खरीद लेंगे जब वॉल स्ट्रीट खुलेगा, क्योंकि वो 1 हफ्ते में 4 हो जाएंगे। वाह। कार में बैठा निकल गया। मैं कार की तरफ देख रहा। मैंने कहा ये सोच कहाँ से आती है? और मुझे फिर वो याद आया, वो चिट्ठी जो दिया था 3 बुक का, वो टाइटैनिक वाले ने, जर्मन ने। मैंने कहा ये सोच का बड़ा चक्कर है, इनकी ऐसी सोच कैसे जाती है? अच्छा ये आदमी नॉर्मल है, ये क्रिकेट आदमी कोई माफिया नहीं है, ये मेरा कलीग है, बहुत ही सीधा साधा इंसान है, वेरी एथिकल लिविंग लाइफ का इंसान है। मैंने उसको पैसा तो दिया नहीं मैंने, और उसने मुझे बोला 15 दिन के बाद में, यू लॉस्ट इट। मैंने 1 मिलियन का 4 मिलियन बनाया। ओह। तो आपत्ति में उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्ट, डिजास्टर कैन बी आपत्ति में, मतलब ये जो है, ये सोच आम आदमी की है। अगर कोई ये माफिया होते तो बात अलग है। तो ये सोच आई कैसे इस देश में, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है। फिर मैंने वो टाइटैनिक के बुक निकाले, नाम लिए और ढूंढना शुरू किया। बुक मिलने नहीं रहते। फिर लेकिन मैंने बुक ढूंढे। यूनाइटेड नेशंस पे मैं वॉलंटियर सर्कल में मुझसे काम कर रहा था, तो वहाँ लाइब्रेरी को एक्सेस थी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। तो जो बुक नहीं मिलता है वहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो मैंने वहाँ से लेके फिर 2 सेंट को 1 कॉपी जेरोक्स, फिर कभी फ्री, ऐसे कर करके उसके सब, क्योंकि एक ही बुक था, रेफरेंस में था। वो 2-3 बुक मैंने पढ़े। फिर मुझे यकीन होने लगा
कि फिर टाइटैनिक के बारे में मैं तो कम से कम मुझे लगता है 3.5 महीने, मैं काफ़ी दिन जर्नी मतलब यूएस में ट्रैवल बहुत करता था आउटसाइड यूएस। तो वो फ्लाइट में जाएंगे तो करेंगे क्या, तो ये बड़ा अच्छा मुझे मतलब वो सब देखो कैसे अलाइन हो जाता है। अगर तुम्हारे हाथ से ऐसी कोई बात होनी है तो ये कैसे उसके पीछे घटनाएं अलाइन होती चलती है। अब मैं हमेशा उस पर बिलीव करता हूँ। इतना टाइम मिला, फिर बुक भी लिस्ट थी, लिस्ट लेके जाओ पढ़ो, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड ए कन्विक्शन इन मी कि ये बिल्कुल सही है। फिर टाइटैनिक से शुरू हुआ पूरा सिलसिला। टाइटैनिक तो एक ऐसा डिजास्टर है, मतलब मैंने लिखा भी है कि ये उस सेंचुरी का पहला टेररिस्ट अटैक है। वाओ। दिल में ये भी आएगा, जैसे आप भी पूछ रहे थे बीच में हम जब बातें कर रहे थे पहले, तो कि ये टाइटैनिक से कैसे शुरुआत हुई। टाइटैनिक के बारे में जितना मैं पढ़ता गया तब मुझे पता चला कि कोई लोग दुनिया में, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर थिंकिंग ऑफ वन वर्ल्ड ऑर्डर। वन वर्ल्ड ऑर्डर, ओके। मतलब एक जिसको कहते हैं मोनोलिथिक सोसाइटी, ओके। एक जिनसी समाज। अच्छा। मतलब जो मल्टी अपना प्यूरल समाज होता है ना, बायोडाइवर्सिटी होती है, वैसे ह्यूमन डाइवर्सिटी होती है। करेक्ट। आदमियों के भावनाओं की डाइवर्सिटी होती है, जीने के तरीके की डाइवर्सिटी होती है। ये नहीं, एक तरह के लोग, मतलब रोबो जैसा। रोबो इज ऑल्सो ऑर्डर्ड, मतलब एक कम्युनिटी। कम्युनिटी वो सोचती है कि ऐसे लोग तैयार हो जो वन वर्ल्ड ऑर्डर जिससे क्रिएट हो। ओके। तो ये सोच अगले वाले पहले इसकी पहले वाली सेंचुरी से दुनिया में चल रही थी जर्मनी में। वो जूस है, वो खाजार जूस है, उसमें मोरोना जूस है। जूस के काफ़ी मतलब काफ़ी अलग अलग उनके भी, जैसे हमारे में जात होती है, जाति होती है, वैसे उनके भी अलग अलग हिस्से हैं। तो वो सोचते आए हैं। फिर वो जर्मनी से शुरू हुआ। इसका जिसको कहता हूँ मैं आद्य पुरुष कहेंगे, या जिसका जहाँ से वो शुरू होगा ऐसा आदमी, वो है मेयर एम्शेल रॉथशिल्ड्स। ओके। उसने जर्मनी में शुरू किया। एक वाइनशाफ्ट करके भी आदमी था, उसकी थॉट। और फिर रॉथशिल्ड वाज अ जर्मन। जर्मन जू जर्मन। ओके। तो दे वर लेंडर्स, ही वाज अ लेंडर। मतलब वो पैसा देता था लोगों को। ओके। जैसे अभी इसी माहौल पे बात कर रहे तो बता देता हूँ। ये स्विस बैंक का हमेशा हमको एक ये होता है ना, स्विस बैंक में पैसे रखे। तो हम लोग ऐसे कोई बोलता है तो हमको दूसरा पूछता है फिर लाते क्यों नहीं है, गवर्नमेंट तो ला सकती है ना। ऐसा नहीं है। ये स्विस बैंक आया कहाँ से? स्विट्जरलैंड देश जो है, इन्होंने पूरी दुनिया से ट्रीटी किया था। वॉर को पैसा तो लगेगा ही। अच्छा, वॉर जो है ना वो बिजनेस प्लान है। वॉर इमोशनल नहीं होता है, वो लड़ाई इमोशनल जाता है। उसकी सोच बिजनेस वाली है। वॉर इज अ बिजनेस, नोबडी लूजेस। ओके। जो वॉर शुरू करता है वो तो जैसे लॉयर के बारे में कहते हैं ना, नोबडी विंस, ओनली लॉयर विंस। वैसे वो कम्युनिटी हमेशा जीतती है जो वॉर को फंड सप्लाई करती है। ओके। तो फंड सप्लाई करेंगे तो कहीं से लाना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करने के लिए कहीं जमा करना पड़ेगा। तो कहीं जमा करना है तो बेनामी जमा करे तो अच्छा है, नहीं तो लोग ढूंढेंगे इन्होंने वॉर के लिए पैसा लिया तो इनको मार देंगे। तो ये ट्रीटी स्विट्जरलैंड ने पूरी दुनिया से करी हुई है कि हम आपको सप्लाई करेंगे पैसा किसी भी चीज़ के लिए, और हमारे में कौन जमा करता है उसका हम नाम नहीं बताएंगे। दैट इज हाउ दैट कार्टेल स्टार्टेड। दैट इज ऑल्सो रॉथशिल्ड स्टार्टेड द कार्टेल। ओके। कि पैसा तो आएगा। इफ पीपल से कि रॉकफेलर इज फंडिंग वॉर। अभी रॉकफेलर तो अमेरिका में फिलैंथ्रोपिस्ट करके जाना जाता है। उसने अमेरिका में 1000 लाइब्रेरी खोली हुई है। तो उसका एक फेस है और उसका एक चेहरा है, मतलब उसका एक मुखौट, एक मतलब जिसको कवर है और एक फेस है, रियल फेस है, रियल सोच अलग है उसकी। वो वॉर में सब वॉर फंडिंग वाला आदमी है। तो दे विल ऑल पुट इन अ बैंक इन स्विट्जरलैंड। देयर कैन बी सेवरल बैंक्स इन स्विट्जरलैंड। मैंने बैंक में एक बार अकाउंट भी ओपन किया था। वो उसका नाम नहीं आता है, उस पर अल्फान्यूमेरिक कोड आता है खाली। एंड देन दे टेक योर आई बॉल्स एंड दिस फिंगरप्रिंट्स। बाकी कोई नाम, बाप का नाम, रेशन कार्ड, ऐसा कुछ उसका कोई बाकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो वो अभी मैं तो मामूली, मैंने बोला ये क्या बैंक, एकदम बहुत ही 3rd ग्रेड लेवल की बैंक में मैंने अकाउंट खोला था। मेरे को कौन खोलने देगा वहाँ पे। लेकिन मैंने सोचा ये क्या, मतलब ये थॉट क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खड़ा करो, उसके जरिए जो काम करना है करिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन आता है, तो दुनिया के प्रेसिडेंट आते हैं, देशों के प्राइम मिनिस्टर आते हैं। आपको लगता है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कोई अधिकार है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका प्रेसिडेंट कोई अधिकार है? बिल्कुल नहीं। वेटो वाला है वो, लेकिन वो बुक में है। वो जो आएगा वो किसी की सोच का आएगा, किसी के पर्पज का आएगा।
जैसे रोनाल्ड रेगन, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के हैं, वो एक्टर था, प्रेसिडेंट बन गया, क्या क्यों लाया होगा उसको? उस जमाने में यूएस में एक स्टूपिड प्रेसिडेंट की जरूरत थी इनको, कि जो बेवकूफ़ हो, जिसको कुछ समझता नहीं हो राजनीति क्या है, क्योंकि बहुत सारे तालिबान के, अफगानिस्तान के, सेंट्रल एशिया के पूरे इशू सॉल्व करने थे। तो रोनाल्ड रेगन को लाया गया। तो उन्होंने ढूंढा कौन, मतलब ऐसे आदमी, स्टूपिड आदमी कौन मिलेगा जो पूरा नाइव है, उसको समझता ही नहीं है। तो एक तो एक्टर हो सकता है या स्पोर्ट्समैन हो सकता है जिनका कोई ताल्लुक नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि एक्टर मतलब नहीं, ऐसे एक सोच है कि ये तो एक्टिंग में बिजी रहती है, इनको क्या मालूम दुनिया में क्या चलता है। ऑफ कोर्स, मतलब ये अपनी फील्ड में इतने बिजी, और वो हॉलीवुड का स्टार था रेगन। स्पोर्ट्स वाले भी वो मिशन में होते हैं ना अपने। हॉलीवुड, हम जैसे एक्टर है, हम लोग अपने मिशन में रहेंगे, एक के बाद दूसरा मूवी, तीसरा मूवी, हमको पता ही नहीं गली में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या हो रहा है। वी हैव लीस्ट टाइम। मैं नहीं कहूंगा कि समझता नहीं है, लीस्ट टाइम है। तो ये रोनाल्ड रेगन को उन्होंने चुना और उनको प्रेसिडेंट बनाया। बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ प्लान। रोनाल्ड रेगन इज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज इनवाइटेड तालिबान टू व्हाइट हाउस। ये बेवकूफ़ जिसको कहेंगे, जिसको दिमाग नहीं वाला, जो कृत्य करने के लिए जो करेज चाहिए, वो उसके पास थी। किसी और ने उससे करवाया, वो बात अलग है। तो ये हम टाइटैनिक की जो बात कर रहे थे, तो ये टाइटैनिक जो आप जो कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ एक्सीडेंट, नो, नॉट एट ऑल, इट वाज फ्रेम्ड, तो ये आप ज़रा थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये क्या है? टाइटैनिक के पहले की घटना देखनी चाहिए। 1910 में अमेरिका के, अभी ये मेयर रॉथस्चिल्ड की बात की ना मैंने, उसकी एक सोच थी, उसका एक स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल पब्लिश है, उसके कोटेशन में है कि गिव मी कंट्रोल ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री एंड आई केयर हु इज द प्रेसिडेंट। मुझे देश के करेंसी पे कंट्रोल दे दो, खत्म। तो करेंसी पे अगर कंट्रोल चाहिए, इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ ताकि ये बहुत जरूरी समझ। हमारे देश की करेंसी जो नोट है, उसमें क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बेरर ऑफ दिस नोट ₹100 रुपीज़ के नोट पे। मतलब वो इन अ वे क्या, वो प्रॉमिसरी नोट है जिस पे रिजर्व बैंक गवर्नर की साइन है। उसके पहले प्रेसिडेंट की साइन हुआ करती थी, लेकिन रिजर्व बैंक जैसे हुई उसको उसका साइन है। मतलब वो प्रॉमिसरी नोट है। उस नोट को आप कहीं ले जाएंगे और कोई लेने को इनकार करेगा तो उसको जेल होता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बिहाइंड इट। अमेरिकन डॉलर नोट जो है, उसके ऊपर क्या लिखा है? दिस इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, सो इट इज अ लीगल टेंडर, एक लीगल कागज का टुकड़ा है, वैधानिक टुकड़ा है कागज का। उसको कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं कहता। तो ये नोट कौन छापती है? अमेरिकन करेंसी, ये फेडरल बैंक छापती है। ये फेडरल बैंक क्या है? ये प्राइवेट बैंक है। ये भारतीय रिजर्व बैंक जैसी गवर्नमेंट ओन बैंक नहीं है। अगर कल एचडीएफसी के दीपक पारेख जी को अगर सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट बना देंगे और उसको बोलेंगे आप करेंसी, इंडियन करेंसी छापो और आप क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करो, तो क्या होगा? जैसा ये प्राइवेट बैंकिंग का कार्टेल चलाने वाले हैं रॉथस्चिल्ड। इन्होंने पहले ये भाई किया बैंक ऑफ इंग्लैंड में। बैंक ऑफ इंग्लैंड प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ फ्रांस प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ नीदरलैंड्स प्राइवेट बैंक है, डॉइच बैंक प्राइवेट बैंक है। ये पूरे दुनिया में इन्होंने बैंकों के उनके चलनों पे चलन छापते हैं। नेशनलाइज्ड हैं ऑन द फेस, बट नेशनलाइज ये वर्ड खाली इंडिया में, दुनिया में कहीं नहीं है। ओके, दुनिया में कोई भी सरकार कोई बैंक नहीं चलाता, कोई भी सरकार। अच्छा, लीबिया का कर्नल गडाफी हो, सद्दाम हुसैन हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट, कोई बैंक चलाता नहीं है। वो बैंक हमारे जैसे ही प्राइवेट बैंक के बहुत बहुत बड़े बड़े कार्टेल थे। अमेरिका में एक जमाने में 80-90 हज़ार बैंक हुआ करती थी। and they were all spread over the country, that is for lending or credit for local people। जैसे हमारे इधर कोऑपरेटिव बैंक होती है, वो लोकल पीपल के लिए, कम्युनिटी की कोऑपरेटिव बैंक होती है, जैसे वैश्य के है, सीकेपी की है, इनकी है। तो वो हर एक की उसकी कम्युनिटी को जो क्रेडिट की नीड है, वो बैंक पैसा सप्लाई करती है। इन सबको कैंसिल करके एक नेशनलाइज बैंक करना, ये आंदोलन अमेरिका में काफ़ी सालों से चला था। बैंकर्स प्रेशर डाल रहे थे जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट है। अब्राहम लिंकन की मौत इन्होंने करवाई है। किसने? बोलता हूँ। अच्छा, तो जब तो इनका प्रेशर आने लगा आफ्टर अंग्रेजी इंग्लैंड के बाद में कि अमेरिका जैसे देशों के करेंसी पे अगर कंट्रोल आएगा तो दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा कंट्री है, मतलब रिसोर्स वाइज बहुत ह्यूज है, लोग काफ़ी कम हैं, प्यूरिटन जो समाज इनको चाहिए वहाँ पैदा हो सकता है,
वहाँ पैदावार या उसका जिसको कहते हैं ना कि उसको बड़ा बड़ा भी वहाँ कर सकते हैं, ऐसी एक आइसोलेटेड लैंड है अमेरिका। तो अमेरिका से कैसे कंट्रोल आएगा? वो तो वैसे भी डैनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश ये लोगों ने जा जा के वहाँ अटैक कर करके जो लोकल रेड इंडियंस थे उनको हटा हटा के वो ज़मीन सब कब्जे में ली है। ओके। तो लेकिन ये देश ऐसा है कि बहुत इसलिए आइसोलेटेड है और किससे कोई ताल्लुक नहीं है, किससे झगड़ा नहीं है, कुछ वॉर नहीं होता है, वहाँ कोई इनक्रोच नहीं करता है, इसलिए वो सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है। तो उस लैंड की अगर करेंसी डॉलर जो है वो कब्जे में आ जाएगी, पहले प्राइवेट बैंक थी, सरकार करेंसी छापती थी, तो लेकिन धीरे धीरे वो बैंकों के पास जाने लगा, छोटी छोटी बैंकों के पास। तो अब्राहम लिंकन बोला था कि मुझे 2 लोगों से डर है। तब अमेरिका में जिसको कहते हैं ना वंशिक, क्या बोलेंगे उसको, जो झगड़े होते हैं वंश के झगड़े होते हैं ना, डायनेस्टीज में, डायनेस्टीज नहीं, मतलब समाज में काले गोरे ऐसे अमेरिका में रेशियल, हाँ रेशियल फाइट्स बहुत थे। मार्टिन लूथर किंग, तो अब्राहम लिंकन भी ब्लैक था। तो वो कहता था कि 2 लोगों का मुझे धोखा है, एक साउथ से आने वाली आर्मी जो लोगों की आर्मी है जो इस रेशियल के लिए अपने हकों के लिए झगड़ रही है, और नॉर्थ से आने वाले न्यूयॉर्क के बैंकर्स जो मेरे पीठ से आ रहे हैं, और वो सबसे खतरनाक है क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े एक सेंट्रल बैंक बनाई जाए और सेंट्रल बैंक का उनको कंट्रोल दिया जाए, मैं मान नहीं रहा हूँ। तो लिंकन ने क्या किया? लिंकन बड़ा होशियार आदमी था, उसने खुद करेंसी छापी। बोलता है अभी अमेरिका गवर्नमेंट करेंसी छापेगी तो इनको एक बार वो रूटीन हो जाएगा कि गवर्नमेंट की करेंसी है तो प्राइवेट बैंक आ नहीं सकती। तो उसको ग्रीन बक्स कहते हैं। उसने उस जमाने में ग्रीन बक्स नाम रखा था, इसलिए अमेरिका की डॉलर की नोट भी ग्रीन है आज भी, उसका ये है। तो उसने करेंसी छापी और फिर लिंकन, उनको पता चला अगर ये लिंकन ने फेमस कर दिया तो पहली मौत लिंकन की हुई। लिंकन को मारा गया, बिल्कुल उसमें डिटेल दिया हुआ है बुक में पूरा, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग ऑन हिज डेथ, अदरवाइज विल कवर दैट, बट लिंकन को इन्होंने मारा। तो लिंकन की मौत जब हुई, उसका तो पूरा एक चैप्टर ही है अमेरिका की हिस्ट्री में, कभी वो मिला ही नहीं। तो लिंकन को मारने के बाद फिर वो फोर्सेस डाउन होने लगे जिनको फेडरल बैंक को जिनको अपोज था। तो 19 उसके बाद 19 से 10 तक काफ़ी डिस्कशन चलते रहे, सेमिनार चलते रहे। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग ओपिनियन। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लॉ लाया और ठोका लोगों के ऊपर। एक माहौल भी तैयार करना पड़ता है कि हम डेमोक्रेटिक है। जैसे डेमोक्रेटिक जो नहीं होते उनको बताना पड़ता है, इट्स ए नेचुरल साइकोलॉजिकल ट्रिम्फ। तो वो बताते रहे, काफ़ी लेक्चर होते रहे, हर बैंक में सेमिनार होते रहे। लेकिन 3 लोग थे, ये नाम याद रखिए। एक था बेंजामिन गुगेहेम। गुगेहेम फैमिली अमेरिका की माइन फैमिली है। माइंस उनके पास थे अमेरिका की, बहुत रिच, वेल्दी रिच और बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट, अमेरिकन के हित में रहने वाले। दूसरा था जॉन जेकब एस्टर, ये भी सीनेटर था और ये भी वो मेसीस करके जो चेन है उसका मालिक था, उसने वो निर्माण किया है। तीसरा था इसिडोर स्ट्रॉस, ये कांग्रेसमैन था और ये भी इसने अमेरिका का पहला ट्रस्ट निर्माण किया। एक ट्रस्ट होते हैं ना, पब्लिक ट्रस्ट। सो ही इज अ क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट इन अमेरिका। तो ये तीनों लोग कमर्शियल बाजार में या कमर्शियल एरिया कैनवास पे इनका बड़ा रुतबा था। बहुत ही इथिकल लोग थे, बहुत ही क्लियर थे और आम आदमी के लिए जाना चाहिए। वो पेट्रियट्स थे बहुत ज़्यादा। तो उनको मालूम था अमेरिका घिरा हुआ है पूरा हिस्ट्री में। स्पेनिश आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, सब ने हमारे मतलब पूरे टुकड़े हमको ये किया, तो ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग थे। तो ये लोग तो अपोज ही कर रहे थे। इन्होंने कितना भी माहौल खड़ा किया लिंकन के बाद, मतलब बीच में काफ़ी साल गुजरे, नहीं ऐसा इमीडिएट नहीं हुआ, 4-5 दशक चले गए, फिर भी उन्होंने वो माहौल को बैठने नहीं दिया। उन्होंने वो हमेशा कहा नो। तो उनका वेटो था, जैसे वो नो बोलते थे सब उनके पीछे आते थे। उनको मालूम था, जैसे एक जयप्रकाश नारायण थे हमारे, महात्मा गांधी थे, लोग उनके पीछे थे। तो 1910 की बात है, 7 बड़े लोग जो बैंकिंग, जिनको ये रॉथशिल्ड के लोग, उसके ये सूत्रधारों के जो, जिनको आप क्या किंग पिन्स के जो लोग थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी कहेंगे, ये 7 लोग जैकिल आइलैंड नाम के एक आइलैंड पे गए अटलांटा के पास। ये 7 लोग ट्रेन में बैठ के, अमेरिकन ही थे, अमेरिकन थे, बैंकिंग फील्ड के लोग थे, जिनको रॉथशिल्ड ने
जिम्मेदारी सौंपी थी कि अमेरिका में फेडरल बैंक तैयार हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बेग बोरो स्टील, मर्डर, ये जो भी है, रायट्स, जो भी देश को ध्वस्त करना है चलेगा, लेकिन बैंक चाहिए, क्योंकि बैंक को मेरे को करेंसी का छापने का अधिकार देगा। तो ये गए, उन्होंने एक उसका ड्राफ्ट तैयार किया। एक बार एक साइड में लोग उसके अगेंस्ट में थे, ये तीनों बड़े लोग उनके अगेंस्ट में थे, और ये गए, फिर भी उन्होंने अपना अपना काम चालू रखा। ये सूत्रधारों के बारे में एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, ऐसे कोई थ्योरी कहे तो लोग कहते हैं ये थ्योरी है, नहीं है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने गोल के लिए। रॉथशिल्ड की आज अगर वेल्थ आप सोचेंगे तो 500 ट्रिलियन के ऊपर है। हमारे देश का जीडीपी 3 ट्रिलियन है। वाह। 757 टन सोना झार का अपने जेब में डाल के बैठा है ये आदमी, मतलब फैमिली। 757 टन किसको कहते हैं? और तो ये बहुत वेल्दी लोग हैं, तो इनके लेकिन मेहनत बहुत है। दे विल थिंक थ्रू एवरीथिंग एंड तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया इस फेडरल बैंक का, और वो ड्राफ्ट लेके आए। अभी अमेरिकन कांग्रेस में रखेंगे जॉइंट सेशन में, और पास करके लेंगे तो फेडरल बैंक का निर्माण हो जाएगा। इट्स लाइक और पार्लियामेंट थिंग, क्योंकि एक ये 1910 की बात है। 1910 में ये डिसाइड हुआ, वापस आए, उन्होंने ड्राफ्ट रखना शुरू किया, अपोज शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। उतने में अभी लाइक बैबल मूवी आपने देखी है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं होती है, वैसे मैं बता रहा हूँ लाइक ए स्टोरी, और वो फैक्ट है, लेकिन फैक्ट है वो, कोई कहानी नहीं है। तो उसी वक्त एक शिप कंपनी थी, वाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, वो इंश्योरेंस के क्लेम में डूब गई। उसका एक बोट था, वो डूब गया या टूट गया ओलंपिया करके, तो उसका इंश्योरेंस का कुछ क्लेम आया, नहीं मिला, तो वो डूब गई कंपनी। तो जॉन पियरपोर्ट मॉर्गन करके और एक वॉल स्ट्रीट का बादशाह है, मतलब रॉकफेलर हो गया, रॉथशिल्ड सबका सरताज है, रॉकफेलर अमेरिका का रॉथशिल्ड है, और उसका और एक रॉथशिल्ड है, उसका नाम है, मतलब रॉथशिल्ड जैसा जेपी मॉर्गन, जो वॉल स्ट्रीट का माफिया है, जो अभी भी है जेपी मॉर्गन, जो ब्रांड नेम है, उसका नाम है जॉन पियरपोर्ट मॉर्गन। तो ये मॉर्गन भी उनमें शामिल था बैंक करने में, रॉकफेलर भी शामिल था। तो ये मॉर्गन के कंपनी ने वो वाइट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी खरीद ली, उसका जो डेप में था उसको निकाला बाहर, और उन्होंने एक शिप का निर्माण करना शुरू किया, और उन्होंने कहा ऐसी शिप बनाऊंगा जो कभी डूबेगी ही नहीं। उसकी टाइटैनिक की ऐड मैंने बुक में छापी है, उसमें लिखा है बोट विल नेवर सिंक, ऐसी उसकी ऐड थी। तो वो बोट बनाए, और उसका नाम है RMS टाइटैनिक। ये पैरेलल चल रहा है। अच्छा, ये बोट को बनाया बेलफास्ट में, बेलफास्ट इज इन आयरलैंड, वहाँ का जो डॉक है उस पे बनाया गया, काफ़ी दूर। अब उसमें एक उप कहानी ऐसे है, मैं कहानी जब बोलता हूँ तो इस संदर्भ में हमेशा ये फैक्ट है, ऐसे सुनिए, वास्तव है ये कहानी नहीं। उसने ओलंपिया ही रिपेयर किया है, इसका नाम टाइटैनिक रखा है। टाइटैनिक ऐसा उसने बनाया है नहीं कभी, क्योंकि उसका बनाने का पर्पस पक्का था पहले से ही, क्या कराना था। As the moment the boat got built, he started inviting all people from the world to travel on the maiden journey of that boat. Correct. सबको बुलाया, अमेरिका में सबको बुलाया, गुगेम को बुलाया, जॉन जेकब एस्टर को इनवाइट किया। अच्छा, ये राइवल है बैंकिंग के टॉपिक में, मतलब एक दूसरे के अपोनेंट है, लेकिन अपने अपने फील्ड में दादा है सभी लोग। वो बैंकिंग में दादा है, ये माइन में है, वो ट्रस्ट में है, ये भी कमर्शियल बिजनेस में है। दे आर ऑल होल्डिंग देयर पोजिशंस। करेक्ट। तो एक दूसरे से अच्छा है, तो इन्होंने पर्सनली इनवाइट किया गोएम कि आप भी आइए। बेंजामिन इसिडोर स्ट्रॉस को, जॉन जेकब एस्टर को बुलाया, तीनों को इनवाइट किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, और उसने खुद का एक डेक पे पैलेस बनाया उस बोट के, और बोला मैं भी ट्रैवल करने वाला हूँ। दुनिया के लोग बुलाए, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज दी। उसमें आई थिंक 1400-1500 लोग मरे हैं। उसमें उन्होंने बेलफास्ट के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, बेलफास्ट इज द प्रोटेस्टेंट मेजर टाउन, वहाँ पे भी बहुत वेल्दी लोग थे आयरलैंड में, प्रोटेस्टेंट मेजर, दे आर अगेंस्ट रोमन कैथोलिक नेचुरली। तो प्रोटेस्टेंट लोगों को बोला कि आपको अगर जाना है तो आपको इसमें कंसेशन है। अच्छा। तो 400-500 लोग कंसेशन, मतलब 30% टिकट में आप जाएंगे। प्रोटेस्टेंट, ओनली प्रोटेस्टेंट, यू शुड बी प्रोटेस्टेंट टू बी ए फेयर विथ एवरीबडी इन द वर्ल्ड, वी आर डूइंग दिस।
दैट इज हाउ द टाइटैनिक स्टोरी वाज गेटिंग बिल्ट। ये बैंक का इधर चल ही रहा है। न्यूयॉर्क में काफ़ी डिस्कशन हुआ, एक जगह गगन ने बोल दिया कि ये बैंक आएगी ही नहीं किसी भी हालत में। अब बैंक के जो ड्राइवर है, जो सूत्रधार है, वो कौन है? वो रॉथशिल्ड रॉकफेलर मॉर्गन ही है। मॉर्गन बोर्ड भी बना रहा है। और धीरे धीरे फिर ये मैटर चढ़ता गया। फिर बोट का मेडन जर्नी अनाउंस हो गया, बोट निकली, तीनों बोट पे चले गए। पहले दिन, कल निकलना है बोट को, कुछ फरवरी का डेट है, अप्रैल का डेट है, नहीं अप्रैल में डूबी है वहाँ, मतलब मार्च का कोई डेट है। तो वो उसके पहले दिन मॉर्गन ने बोला मैं बीमार हूँ, वो आया नहीं ट्रैवलर कर। अच्छा, जिसने सबको इनवाइट किया है, जिसकी ओनर है, बोट का ओनर है, वो आया नहीं, कुछ बीमार है करके चला गया। अच्छा। और 2-3 लोग आए नहीं सस्पिशियसली, उनके नाम दिए हुए। लेकिन ये तीनों बेचारे बोट पे चढ़ गए। ये तीनों जो फेडरल बैंक को अपोज कर रहे थे, वो डूबे उस टाइटैनिक में चढ़े और टाइटैनिक सिंक होने के साथ वो भी डूब गए। और बैंक का अपोज भी डूब गया है। 1912 में बोट डूबी है, 1913 में 27 दिसंबर को जब क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, तब जॉइंट सेशन में, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका जो कैप्टन था वो भी उस रूट से बिल्कुल वाकिफ था। वो भी ही वाज अ वेरी ट्रेन्ड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन एंड ही हैड वेरी, वो स्मिथ तो इतना, मतलब उसके बाल सफेद हुए ऐसा मैंने लिखा है, वो फैक्ट है। 35 साल पे जर्नी, 35 साल सफर किया हुआ आदमी है। उसको अटलांटिक का इंच ना इंच पता है। उसको 80 स्क्वायर माइल का आइसबर्ग दिखेगा नहीं। दिखेगा तो भी वो बोट उधर ही ले जाएगा 24 नॉट फुल से। रोमन कैथोलिक के भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटेस्टेंट जो मारे गए उसमें। मतलब देयर आर सेवरल एंगल्स। और ये डूबने के बाद तो उसका इंश्योरेंस बड़ा अच्छा बनाया था, तो उसको पैसा तो मिल ही गया पूरा, $1 बिलियन का इंश्योरेंस जो भी डूबा था। तो कंपनी तो घाटे में गई नहीं, मॉर्गन ने पैसा कमा ही लिया पुरानी बोट को नहीं बता के। तो ये बड़ा इंश्योरेंस स्कैम भी है। लेकिन इसके साथ फेडरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट को ये इंसिडेंट जरूरी था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 9/11 में हम बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन इसी माहौल में बोलता हूँ, ये सूत्र है। 9/11 में बिन लादेन का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मतलब ही नहीं बिन लादेन को ब्लेम करना। ये तो खैर बाद में आएंगे हम लोग। तो मतलब, लेकिन ये पहला ऐसा स्कीम्ड, ये पहला टेररिस्ट अटैक है दुनिया में हुआ। सी, आप आपके घर में कुछ भी करो, किसको मारो, मर्डर करो, अलग बात है। आप पब्लिक डोमेन में आके जो करते हो उसको टेररिस्ट अटैक बोलेंगे ना। तो ये पब्लिक डोमेन में आके किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया में हुई है।